गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट आप जानते होंगे काफी लंबे समय से चल ही रहा है। इसी बीच में एक खबर हमें ये देखने को मिल रही है कि इसराइल का लेबनान के साथ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हो चुका है। दरअसल में है क्या, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया कि अगर हम बात करना लेबनान की तो यहाँ पर आपको हिजबुल्ला देखने को मिल जाता है। अब हिजबुल्ला ऐसा है कि इसराइल के ऊपर अटैक करने वाला था। इससे पहले ही इसराइल ने इन स्ट्राइक्स को खत्म करने के लिए उनसे पहले ही यहाँ पे इसराइल ने लेबनान के ऊपर स्ट्राइक्स कर दी। अब उसी के रिस्पॉन्स में लेबनान ने भी अदर स्ट्राइक्स कर दी। तो पिछले कुछ दिनों के अंदर ना ये कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। पर अच्छी बात यह है कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है लेबनान और इसराइल का, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। ये अपने आप में एक छोटा ही कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं, देखो, क्योंकि इसराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां से इवन इजिप्ट भी थोड़ा सा कंफ्यूज है कैसे ये चीज होगी। राफा क्रॉसिंग के बारे में हमने कई बार चर्चा करी है। तो ये पूरा का पूरा एरिया ही आज के समय के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर घिरा हुआ देखने को मिल जाता है। इसराइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज मैंने आपको कई बार बताई हैं, जैसे आपका लेबनान हो गया, उसके अलावा सीरिया हो गया, जॉर्डन आपको देखने को मिलता है, एंड इजिप्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ये जो कुछ हिस्सा आपका पैलेस्टीन का एरिया आपको डेफिनेटली देखने को मिलता ही है। तो ये एक काफी कंफ्लिक्ट वाला रीजन जो हमें पता होना चाहिए। इसके साथ ही जो दूसरा मुद्दा आपको द हिंदू के फ्रंट पेज पे देखने को मिलेगा, वो है विद रिगार्ड्स टू कि ब्राजील के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है ना, वो यहाँ पर इंडिया आए हैं। ठीक है। अब ब्राजील के अगर मिनिस्टर इंडिया आए हैं तो यहाँ पर एक मुद्दा जो इनके साथ टेकअप किया जाएगा वो होगा हमारे सिटीजन्स का जो कि स्ट्रैंडेड है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, पिछले ना अब 7-8 महीने हो गए होंगे, एक मूवी आई थी डंकी के नाम से। शाहरुख खान की मूवी थी, आपने देखा होगा डंकी। उसमें क्या होता है, उसमें दिखाया जाता है कि कैसे कुछ लोग होते हैं जो भारतीय होते हैं, वो दूसरे देश जाने की कोशिश करते हैं, मतलब जैसे यूके हो गया या फिर यूएसए हो गया, जाने की कोशिश करते हैं। राइट। एंड किस तरह से बहुत सारी मुश्किलों से गुजरते हुए अकॉर्डिंगली वो वहां पे पहुंचते हैं। फिर वहां पर जाके वो रिक्वेस्ट करते हैं असाइलम के लिए, अकॉर्डिंगली वहां पर जाके वो इस तरह से बसने की कोशिश करते हैं। अब पिछले कुछ समय में ना ये नंबर काफी तेजी से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड लोग, मैं सिर्फ इंडियंस की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर साउथ एशिया के काफी सारे लोग यहाँ पर ब्राजील को चूज कर रहे हैं। फिर वो वहां से मूव करते हुए आगे आगे मैक्सिको हो गया, बहुत सारे रीजन्स जाने की कोशिश करते हैं। तो अभी के समय ना लगभग 200 भारतीयों को ये जो आपका ब्राजील का एयरपोर्ट है वहां पर रोका गया है। उनके ऊपर डाउट है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 200 लोग भी यही रूट के माध्यम से यूएस से इलीगली एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो मुद्दा है ये हम डिस्कस करेंगे ब्राजील के मिनिस्टर के साथ कि क्या वो एक्चुअल में भारत के लोग जो हैं, मतलब कि उनके रिगार्डिंग क्या मुद्दा है, तो उसको डिस्कशन यहाँ पे टेकअप करी जाएगी। इसके अलावा अगर आप जानते होंगे ना G20 के बारे में, हमने पिछले साल बहुत ही सक्सेसफुल G20 का आयोजन किया था। इस साल जो चेयर है वो आपको ब्राजील के पास देखने को मिल जा रही है 2024 के लिए। फिर अगले साल आपकी साउथ अफ्रीका के पास होगी। दरअसल में क्या होता है ना, जो आपके करंट प्रेसिडेंटशिप है, जो आपकी पिछले साल की प्रेसिडेंटशिप है, एंड जो अपकमिंग ईयर की प्रेसिडेंटशिप होगी, जब हम तीनों को इंक्लूड कर लेते हैं, हाँ, तो इसका नाम बता दिया जाता है G20 ट्रियो का। तो दरअसल में हम तीनों कंट्रीज अभी G20 ट्रियोका का पार्ट है। प्रीवियस प्रेसिडेंटशिप, करंट प्रेसिडेंटशिप एंड अपकमिंग प्रेसिडेंटशिप। तो ये तीनों मिलकर यहाँ पर आपस में डेफिनेटली एजेंडास को सेट करने में मदद करते हैं। प्लस साथ ही साथ क्योंकि इंडिया और ब्राजील इसी में है, तो डेफिनेटली ये मुद्दा भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद द ब्राजीलियन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की डिस्कशन। डेट है आज की 26 अगस्त 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट्स ना कई बार मेरे से पूछ रहते हैं, सर आपसे कनेक्ट कैसे किया जा सकता है। देखो, ये आपके सामने ना टेलीग्राम चैनल है। चाहो तो आप यहाँ पे ये टाइप भी कर सकते हो, ऋषभ शर्मा सर PW। अदरवाइज आप लोग ये स्कैन करके भी यहाँ तक मेरे से रीच आउट कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर बहुत सारे कुछ डाउट्स हो गया या PPTs हो गया, मैं यहाँ पर ही आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो डेफिनेटली आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका पैसिफिक आइलैंड्स फोरम लीडर्स मीटिंग। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि दरअसल में ना, अगर मैं बात करता हूं पैसिफिक आइलैंड्स की, एक्चुअल में ना यहाँ पर आपको एक कंट्रीज का एक ग्रुपिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे ना आप थोड़ा पिक्चर में यहाँ पे इमेजिन करना, जैसे आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल रहा है, न्यू सेलेडोनिया हो गया, फिजी हो गया, टवुलु हो गया, टोंगा हो गया, समोआ हो गया, किरीबाती हो गया, मार्शल आइलैंड हो गया। इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज देखने को आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। राइट। तो ये जो 18 देश यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं ना,
इन्होंने 1971 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसका नाम है पैसिफिक आइलैंड फोरम। ये जो कंट्रीज में आपको बता रहा था ना, ये सारे इनके 18 कंट्रीज के आपको नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो फिजी आइलैंड के अंदर आपको इसके सेक्रेटरीट देखने को मिल जाते हैं। कोशिश इनकी यही होती है कि कैसे साथ में मिलकर हम ये पूरे रीजन को पीस, सिक्योर, हार्मनी, सिक्योरिटी, ये सब यहाँ पे सारी रीजन्स की इंश्योर कर पाए। अब क्या हो रहा है, इनकी जो 53rd मीटिंग है ना, वो यहाँ पर कंडक्ट करी जाएगी। कहाँ पर? आपके टोंगा आइलैंड के ऊपर। ये रहा यहाँ पे टोंगा। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे मुद्दे हैं जो ये डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिस्कशन होगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आप नोटिस करोगे ना, जैसे आपका तुवुलु हो गया, यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 30 साल के अंदर हो सकता है पूरी की पूरी कंट्री पूरी तरह से पानी के अंदर ही आ जाए बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। साथ ही आपको यहाँ पे नोटिस करने को मिलेगा चाइना और यूएसए हो गया, इनके बीच में बहुत बड़ी राइवलरी यहाँ पर पैसिफिक आइलैंड नेशंस के रिगार्डिंग चल रही है। तो उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं? चाइना का मिलिट्री प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, जो न्यू सेलेडोनिया है, जो कि अपने आप में एक फ्रेंच टेरिटरी है, यहाँ पर इसका फ्रेंच के साथ ना, फ्रांस के साथ ही काफी एक क्राइसिस सा इमर्ज हो चुका है। तो वो भी आपस में डिस्कशन का मुद्दा रहेगा। तो इतने सारे जब मल्टी क्राइसिस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, उस केस में यहाँ पर पैसिफिक आइलैंड फोरम लीडर मीटिंग बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए था। बाकी अभी जो करंट वाला जो फोरम होगा, मीटिंग होगा, वो टोंगा की कैपिटल सिटी यहाँ पे आपको न्यूकुलोफा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और इस बार की जो थीम है दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव एंड रेजिलियंट पैसिफिक की बिल्ड बेटर नाउ, ये इस बार की थीम आपको देखने को मिल जाएगी। अगला दोस्तों हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपको ऑफेंसेस अंडर SC ST लॉ। देखो एक्चुअल में ना एक केस हुआ है, बस उस केस का आपको आउटपुट जानना है कि उसके आउटकम में सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या है। देखो दरअसल में ना एक आपको यहाँ पे एक पर्सन देखने को मिलते हैं, इनका नाम है शजन शकारिया। ठीक है, ये इसको मैं SS बोल देता हूँ। और यहाँ पर जो दूसरे पर्सन है वो केरला के एक MLA है PV श्रीजनम, तो इनको मैं PV बोल देता हूँ। ठीक है, अब ये जो SS पर्सन है ना, ये आते हैं, मतलब ये नॉन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, यानी कि ये शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर नहीं है। वेयरएज जब मैं बात करता हूँ ये PV की, ये आपके SC ST कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, बेसिकली SC कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, समझ गए। अब हमारे पास ना एक एक्ट है 1989 का, प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट। आप लोग जानते होंगे, बहुत ही फेमस ये एक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके माध्यम से कोशिश यही होती है कि कोई नॉन SC या नॉन ST पर्सन कोई ऐसी चीज ना कहे जो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल इनजस्टिस को, मतलब उसको अग्री हो पाए कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनके अगेंस्ट कोई ऐसे वर्ड नहीं होने चाहिए जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली हिस्टोरिकली जो एक तरह से नोशन है ना, उसको इंट्रेंच ना करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हुआ क्या, पिछले दिनों के अंदर ये जो SS पर्सन थे ना, इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ PV पर्सन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोल दिया। अब PV पर्सन चले गए कोर्ट कि भाई इन्होंने मेरे अगेंस्ट कुछ बोला है, इनके अगेंस्ट जो 1989 वाला शेड्यूल कास्ट, मतलब प्रिवेंशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड अट्रॉसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट जो है ना, उसके माध्यम से इनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इन्होंने आपकी बेइज्जती करी है, इन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ बोला है, इन्होंने शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये जो आपका 1989 का एक्ट है ना, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब जो इंसल्ट होगी ना, वो डायरेक्टली उस विक्टिम की शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की आइडेंटिटी के अगेंस्ट होगी। समझ रहे हो? कोई इंसान इस, मतलब इस पर्सन को अगर कोई जाति सूचक वर्ड बोलता, कोई ऐसा वर्ड बोलता जो कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तब इनके ऊपर एक्शन होगा इस एक्ट के अंदर। अगर ये सिंपली ये बोल रहा है कि ये पर्सन ठीक नहीं है, पर्सन खराब है, पर्सन ने करप्शन करा, वॉट, तो उस केस में उसके ऊपर शेड्यूल कास्ट वाला ये जो 1989 वाला एक्ट है, ये नहीं लगेगा। ये एक्ट तभी लगेगा जब जो इंसल्ट है वो डायरेक्टली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के अगेंस्ट करी जाएगी। ठीक है, तो क्राइटेरिया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बता दिया है कि इंसल्ट को अगर हमें ऑफेंस कंसिडर करना है ना, तो वहां पर क्या होना चाहिए कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर किसी तरह करी गई है, या फिर जो हम बोलते हैं कि शेड्यूल कास्ट ऐसा है, या फिर कुछ अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट कोई बोल रहा है, या कोई प्योरिटी के अगेंस्ट ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स बोल रहा है, प्योरिटी और पोल्यूशन वगैरह, अगर कुछ ऐसी चीजें बोली जाती हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट के कम्युनिटी के अगेंस्ट, तब ये 1989 वाला जो एक्ट होगा तब इसके अगेंस्ट लगेगा। तब ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि 1989 का जो एक्ट है उसके अंदर आपको सेक्शन देखने को मिल जाते हैं जहां पर इस चीज की बात करी जाती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है कावेरी बॉडी
सीक्स सेंटर अप्रूवल फॉर एनवायरमेंटल असेसमेंट। थोड़ा सा मैं आपको ना एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर ना इस आप पिक्चर को देखना, ये आप नोटिस कर पा रहे हो जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको कावेरी नदी देखने को मिल जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर पहली बात तो आप जानते होंगे, वैसे तो कावेरी नदी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आती है, पर मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है वो आपको कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच देखने को मिलता है, वाटर शेयरिंग के रिगार्डिंग। बिल्कुल ठीक बात है। अब यहीं पर ना एक प्रोजेक्ट है जो कि अपने आप में प्रपोज्ड है। वो प्रोजेक्ट क्या है? मेकादेटू प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप देख भी पाओगे, इस प्रोजेक्ट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, मेकादेटू प्रोजेक्ट। ये दरअसल में जो प्रोजेक्ट है ना, ये आपको कृष्णा नदी, सॉरी कावेरी नदी, आई एम वेरी सॉरी, कावेरी नदी प्लस एट द सेम टाइम आपकी जो अर्कावती नदी है ना, अर्कावती और साथ ही साथ जो कावेरी है, इन दोनों का जहां पे आपको कॉन्फ्रेंस देखने को मिलता है, वहीं पर आपको ये मेकादेटू प्रोजेक्ट आपको प्रपोज देखने को मिल जाएगा। दरअसल में जो अर्कावती नदी है वो भी आपकी कावेरी की ही ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इन दोनों के मिलन के ऊपर आपको यहाँ पे मेकादेटू प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये अभी प्रपोज्ड है, ये कहा जा रहा है कि हम इसको करना चाहते हैं। अब कर्नाटका इसको करना क्यों चाहता है? कर्नाटका इसको इसीलिए करना चाहता है क्योंकि जो बैंगलोर सिटी है उसको अच्छे से पानी पहुंच पाए, ये यहाँ पे इसका फोकस है। प्लस साथ ही साथ यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी भी हम यहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं 400 मेगावाट तक की। प्लस एट द सेम टाइम फ्लड्स हो गया, ड्रॉट्स हो गया, उससे बचाने के अंदर ये मेकादेटू प्रोजेक्ट काफी ज्यादा काम में आएगा। पर अगर हम बात करते हैं ना तमिलनाडु की, तो भाई तमिलनाडु ने तो बिल्कुल मना कर दिया है कि ऐसा प्रोजेक्ट तो होना ही नहीं चाहिए। पहले ही पानी कम मिल रहा है कावेरी का उनको, अगर ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो और कम हो जाएगा, ये मुद्दा चल रहा है। कर्नाटका की पूरी कोशिश है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कि अच्छे से प्रोजेक्ट ये हो पाए। तो यहाँ पर इन्होंने कर्नाटका की सरकार ने, एक्चुअली यार अदर आई शुड से कर्नाटका कावेरी नीरावरी निगम लिमिटेड, इन्होंने यहाँ पर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को यहाँ पे रिक्वेस्ट करी है कि जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है ना, वो आप जल्दी से जल्दी उसका अप्रूवल दे दीजिए, क्योंकि हमें 6 साल हो चुके हैं आपसे अप्रूवल मांगते हुए, आपने 6 साल के अंदर अप्रूवल ही नहीं दिया। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, अपने आप में ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है आज के समय के ऊपर। ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा, स्टेट्स कैसे आपस में मानेंगी नहीं मानेंगी, ये तो फ्यूचर की बात है। पर अभी के लिए यहाँ पर आपको इस प्रोजेक्ट का एक बेसिक आइडिया जरूर पता होना चाहिए। तो ये एक आपको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर एंड पावर भी मैंने आपको बताया। प्लस एट द सेम टाइम एक बैलेंसिंग रिजर्वायर आपको कर्नाटका के कनकपुरा के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। साथ साथ इसके बेनिफिट्स, एग्रीकल्चर सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी कावेरी बेसिन के अंदर। साथ ही साथ वाटर अवेलेबिलिटी होगी फार्मर्स के लिए कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर। हालांकि तमिलनाडु एग्री नहीं करता इस बात से, क्योंकि उनको पता है कि उनको नहीं मिलेगा। साथ साथ बैंगलोर जो है ना कर्नाटक कैपिटल सिटी, वहां तक ड्रिंकिंग वाटर पहुंच पाएगा। एंड मैंने आपको जो और पॉइंटर्स बताए वो थे आपके रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, 400 मेगावाट तक की हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हम यहाँ पे इसके माध्यम से जनरेट करेंगे। प्लस एट द सेम टाइम कार्बन एमिशंस को भी यहाँ पे कम करने की यहाँ पे कोशिश करी जाएगी। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल्स के बारे में। अब आप लोग जीनोम एडिटिंग के बारे में आप लोग चीजें समझते होंगे। एक्चुअल में क्या होता है ना, आप लोगों ने ना क्रिस्पर कैस9 का नाम सुना होगा, क्रिस्पर कैस9 या इवन क्रिस्पर कैस12 का नाम आपने सुना होगा। होता क्या है ना, क्रिस्पर की आप फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए, इट स्टैंड्स फॉर क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। अब जब मैं बात करता हूँ, देखो किसी सीक्वेंस की बात करता हूँ, मान लो इस तरह से आपको ये सीक्वेंस देखने को मिल जाएगा और आपको कुछ फॉल्टी सेट ऑफ डीएनए आपको देखने को मिलता है, मान लो ये एक फॉल्टी है, तो यहाँ पर ना हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर्स के माध्यम से ना ये वाले फॉल्टी जीन को हम यहाँ पे काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसी में ये जो मॉलिक्यूलर सीजर्स है, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम आपको कैस9 देखने को मिल जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इस वाले को हम काट देंगे। यहां पर आपको गाइड आरएनए भी देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे हमें इसके अंदर मदद करता है। प्लस वहां पर हम नया सेट ऑफ डीएनए यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ये हमें क्रिस्पर कैस9 का ये टेक्नोलॉजी है जहां पर मॉलिक्यूलर सीजर्स के इस्तेमाल के माध्यम से जो फॉल्टी जीन है हम उसको यहाँ पे कट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज करेक्ट। अब होता क्या है ना कि कैस9 बहुत अच्छा है, अच्छे से काम करता है, नो डाउट अबाउट इट, पर कुछ एक चैलेंजेस थे कैस9 के रिगार्डिंग। आप पूछेंगे सर क्या चैलेंज क्या आ गया इसके रिगार्डिंग? इसके रिगार्डिंग चैलेंज हमें ये देखने को मिलता है कि इनका जो साइज होता है, जैसे क्रिस्पर में ये जो कैस9 हो गया, कैस12 हो गया, ये प्रोटीन ही तो है एक तरह से, बिल्कुल, पर ये प्रोटीन का जो साइज है ना अपने आप में ज्यादा हमें देखने को मिल जाता है। अब साइज क्योंकि इनका थोड़ा ज्यादा होता है, तो प्लांट सेल्स के अंदर अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जहां पर हमें प्लांट जीनोम एडिटिंग करनी होती है ना, वहां पर इनकी जो एप्लीकेशन है वो अच्छी है, पर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। फायदेमंद थी कि डेफिनेटली क्रॉप यील्ड बढ़ जाती थी,
पर काफी सारी जगह के ऊपर जैसे राइस के अंदर देखने को मिलता है कि वहां पर अगर हमें जीनोम एडिटिंग करनी थी, वहां पर ये काम नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर ना जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड आपका जो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, इन्होंने मिलकर ना एक छोटा ऑल्टरनेटिव बना दिया है क्रिस्पर कैस9 का, जिसका ये नाम आप पढ़ सकते हो ISDRA2TNPB। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्रिस्पर का मैंने आपको बता दिया कैसे आपका जीन एडिटिंग होती है और इसके अंदर क्या इशू था साइज का, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये जो है ना ISDRA2TNPB, एक स्पेशलाइज प्रोटीन देखने को मिल जाएगा जो आपको 400 अमीनो एसिड यूनिट्स के मिलके बनता है। ये आपको बैक्टीरियम डाइनोकोकस रेडियोयूरानस, इसको यहाँ से ये अवेल किया जाता है। ये डीएनए को प्रिसाइजली कट कर सकता है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपका अगर डीएनए है ना, तो इसको प्रिसाइजली कट करने में ये आपको मदद कर देगा। तो जीन एडिटिंग के अंदर बहुत ज्यादा मददगार हो जाता है। एंड Cas9 और Cas12 का ये अपने आप में एक स्मॉलर अल्टरनेटिव देखने को मिल जाएगा। आधे से भी कम साइज है इसका एज कम्पेयर टू Cas9 और Cas12 का। तो राइस हो गया, बाकी और चीजों के अंदर ये काफी एफिशिएंसी के साथ इसको कट कर सकता है। बाकी इसके फीचर्स की बात करें तो आरएनए का इस्तेमाल करता है और ये पार्ट है टीएनपीबी फैमिली का ही, जैसे मैंने आपको बताया। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मेडिसिन के अंदर ये बहुत ज़्यादा मददगार हो सकता है, फ्यूचर मेडिकल ट्रीटमेंट्स के अंदर। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ठीक है, वर्किंग तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी किस तरह से उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। प्लस आपके इसके जो बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे वो आपको क्रॉप रेजिलियंस के अंदर, क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करने के अंदर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कई बार हमें ऐसी क्रॉप्स बनानी पड़ती हैं जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट होनी चाहिए, राइट, एंड उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, न्यूट्रिशन उनके अंदर इंप्रूव करना हो अगर आपने अब किसी आपने क्रॉप के अंदर, तो वो यहाँ पे मदद कर जा सकता है कि आपकी फोर्टिफिकेशन जैसे आप बाद में करते हो ना, तो उसी तरह से यहाँ पे आपके वाइटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, उस तरह एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पे ऐड ऑन किया जा सकता है। कई बार क्रॉप्स का आपको या फिर ना उसका जो बाद में टेस्ट आता है या फ्लेवर आता है उसको इंक्रीज करना हो, कोई भी तरह का एलर्जन जो होता है उसको एलिमिनेट करना हो, तो वहां पर भी आपको ये जो बात मैं कर रहा था ISDRA2TNPB की, तो वो आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। ध्यान ये रखना है कि टेक्नोलॉजी वही है जो आपकी Cas9 Cas12 में थी, बस साइज यहाँ पे हमें कम देखने को मिल जाएगा। एक जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो आपका रेल फोर्स 1 के बारे में। एक्चुअली मुझे ना आपको थोड़ा सा आयरन डिप्लोमेसी समझाना है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये चीज जाननी पड़ेगी। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो पिछले सालों के अंदर आप नोटिस कर रहे हो कि कैसे रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जब से फरवरी 2022 से ये स्टार्ट हुआ है ना। अब क्या होता है, जैसे 2023 में ना जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन जी, वो भी यहाँ पर आए थे यूक्रेन, उन्होंने विजिट किया। अब उस समय ना उन लोगों को जब किसी दूसरी जगह जाना था, तो दूसरी जगह जाने के लिए ना वो गए रेल के माध्यम से, तो उस रेल का नाम रख दिया गया रेल फोर्स 1। ऐसा क्यों? एक्चुअल में क्या हुआ है कि जो आपकी ये जो आयरन डिप्लोमेसी हमें देखने को मिलती है, इसी को क्या बोलते हैं, यही जो बात होती है ना कि वर्ल्ड लीडर्स को हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं यूजिंग द रेल। एक्चुअल में रेल फोर्स 1 इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जो यूएस के अंदर जो यूएस प्रेसिडेंट्स को जो आपको ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो एयर फोर्स 1 के अंदर उस ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो जब यहाँ पर यूक्रेन से पोलैंड जाना था जो बाइडेन जी को, तो वो ट्रैवल किए थे यूजिंग दिस पर्टिकुलर रेल, जिसका नाम बाद में रख दिया गया रेल फोर्स 1। तो जो आयरन डिप्लोमेसी है ना, इसी प्रैक्टिस को यहाँ पे बोला जाता है। तो हमारे जब प्रधानमंत्री जी जब यूक्रेन से पोलैंड जाना था, तो वो भी यहाँ पर इसी पर्टिकुलर रेल के माध्यम से गए। तो बहुत सारे और भी लीडर्स जैसे आपके इमैनुअल मैक्रोन हो गए, राइट, ये भी इसी के माध्यम से गए थे। तो अपने आप में बहुत ही फेमस ट्रेन आज के समय हमें बनती जा रही है। आयरन डिप्लोमेसी यहाँ पर डेफिनेटली वर्ल्ड लीडर्स को तो यहाँ पे ट्रेवल करवा ही रही है कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट के समय के ऊपर भी जो यूक्रेन है ना पूरी तरह से रेजिलियंस है। बहुत सारे अटैक्स देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर यूक्रेन की ये रेजिलियंस को शो करता है। प्लस एट द सेम टाइम ये जो आयरन डिप्लोमेसी है ना, इसको ना इस पर्पज से भी यूज किया जाता है कि जो वहां के लोकल लोग हैं यूक्रेन के, उनको ये रिमाइंड करवाता है कि रशिया के साथ भले ही हमारी जंग चल रही है ना, पर तब भी जो यूक्रेन है वो पूरी दुनिया के साथ यहाँ पर कनेक्टेड है। इसी चीज को बोला जाता है आयरन डिप्लोमेसी। तो आयरन डिप्लोमेसी बोला जाए या फिर आपका रेल फोर्स 1 हो गया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। तो ध्यान रखना आयरन डिप्लोमेसी अभी कॉन्टेक्स्ट किसका है, आपके यूक्रेन कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया जा रहा है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। कुछ क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। एक्चुअली अब एक नया वीक स्टार्ट हो गया है। अब देखो पिछले अगर आपने 7 वीक से अगर आप फॉलो कर रहे हो प्रीलिम बूस्टर को, तो हमने पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट हो गया, और भी इस तरह से हमने टॉपिक सारे डिस्कस करे। अब वापस हम अपने पॉलिटी वाले सेक्शन की तरफ वापस रिटर्न कर रहे हैं। तो पॉलिटी के ऊपर थोड़े और क्वेश्चन हम डिस्कस कराएंगे इस पर्टिकुलर वीक के अंदर। पहला क्वेश्चन आपका ईसीआई के बारे में रहेगा। बहुत न्यूज में रहता है, हालांकि ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, पर आप इसको आंसर कर सकते हो। देखो एक ना एक्चुअली में
आप लोग मुझे बताना आप लोग कितना अग्री करते हो। जैसे ना 2023 का पेपर था, 2023 के पेपर में ना हमने एक बात नोटिस करी कि ना ये पेपर ना लक्ष्मीकांत से बहुत कुछ खास सॉल्व नहीं हुआ। एक दो क्वेश्चन थे डेफिनेटली, बट अदरवाइज ज्यादातर क्वेश्चन 2023 वाले सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। पर 2024 की अगर मैं बात करूँ ना, तो एटलीस्ट 90% क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली आप लक्ष्मीकांत से सॉल्व कर सकते थे। अब मेरी काफी सारे स्टूडेंट से बात हुई जिन्होंने इस बार का प्रीलिम्स दिया था एंड वो नहीं क्लियर कर पाए, कुछ बच्चे ऐसे थे। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि यार पॉलिटी में सर बड़ी गड़बड़ होगी हमसे। पता नहीं, कुछ ऐसे आसान क्वेश्चंस थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी थे, पर पता नहीं एग्जाम के अंदर वो हिट ही नहीं कर पाए उन क्वेश्चंस को। राइट। तो इस बार जो बच्चों का दिक्कत आई है ना, जो बच्चे इस बार 2024 में प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाए, वो कहीं ना कहीं मैं ये समझ पाया हूँ कि उन्होंने या तो पॉलिटी में कुछ गड़बड़ करी है या उन्होंने गड़बड़ करी है ज्योग्राफी के अंदर। क्योंकि इस बार ये दोनों सेक्शंस काफी इजी आए थे, या मतलब इजी ना बोलूं बट मतलब बाकियों के मुकाबले थोड़े से इजी थे। बट कुछ गलतियां बच्चों ने कर दी जिस वजह से यहाँ पर उनको दिक्कत आई है। राइट। अगर आप बताना मुझे इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो। ठीक है, बट तो ऐसे क्वेश्चंस भी ना कई बार हमने लगते हैं बाहर आसान है, बट एग्जाम टाइम के अंदर शायद हमें उनमें कई बार गड़बड़ हम कर देते हैं। तो ध्यान यही रखना कि ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ पीवाईक्यूज, इसके माध्यम से थोड़ा सीखने की कोशिश करना कि क्या गलतियां यूपीएससी करवा सकता है हमसे, हम पहले ही उन चीजों को हम सीख लें। राइट। दूसरा आपके लिए होमवर्क रहेगा यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। सैटरडे को मैंने आपको होमवर्क दिया था प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। देखो ये पूरा एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये चीजें आपको पता होंगी तो आप आराम से कर लोगे। यहाँ पर एक्चुअली आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, वो आपका इनकरेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी दोनों जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3, ये करेक्ट है, ये डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा आपका होमवर्क था एस्ट्रोइड कॉमेट्स के बारे में। अब देखो यार यहाँ पे ना जो बात लिखी गई है कि कॉमेट्स आपको मोस्टली वीनस और मरकरी के बीच में फाउंड किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। कॉमेट्स आपको बाकी और जगह पे भी देखने को मिल जाते हैं। हाँ ये बात ठीक है कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो ज्यादातर आपको जुपिटर और मार्स में देखने को मिलते हैं, इतनी वाली स्टेटमेंट ठीक है। पर ये जो पीछे वाला पार्ट है ना, जहाँ पे बात कर रहा है कि वीनस और मरकरी में देखने को मिलते हैं कॉमेट्स, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। बाकी एस्ट्रॉइड और कॉमेट की डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है, एंड उसी तरह से कॉमेट्स आपको एक ग्लोइंग टेल आपको देखने को मिल जाती है, बट एस्ट्रॉइड्स की नहीं दिखती। दिस इज करेक्ट। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से ट्रू एंड फॉल्स के अंदर ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी कल जो मैंने मतलब सैटरडे आपको जो होमवर्क दिया था पोलियो के बारे में, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। बात करेंगे पर्टिकुलर वॉल्केनो की, तो ये आपको रशिया में देखने को मिल जाता है, तो ये सेकंड आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। आईसीजीएस सुजय की अगर हम बात करें, तो ये डेफिनेटली आपकी ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।